अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड ब्लाइंडनेस हैबिट से ज़्यादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले बहुत ज़्यादा माज़रत करना चाहते हैं, कुछ रीज़न्स की वजह से हमें प्रोग्राम थोड़ा-सा डिले करना पड़ा, लेकिन ये प्रोग्राम इतना फ्रूटफुल है और इतना मतलब आपको इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आपको खुद भी लगेगा कि यस यू आर फीलिंग टू मच रिलैक्स। बिल्कुल जी, कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होता है। हमें डिप्रेशन क्यों हो रही है, हमें स्ट्रेस क्यों बन रहा है, हम इन चीज़ों से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं और सबसे अहम चीज़ कि लोग कुछ ऐसे हमारी ज़िंदगी में आते हैं और हमें ज़बरदस्त किक मिलता है और हम बहुत अच्छा मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसी तरह से एक शख्सियत आपके सामने लेके आ रही है जिनसे मिलने के बाद आप सिंपली ये कहेंगे वाओ व्हाट अ मोटिवेशन। सो जस्ट हम मिलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए, हमारे बहुत ही बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हैं और विजुअली इम्पेयर्ड हीरो हैं। मिलवाते हैं आपको उनसे। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Thank you, Rabel and PFFB, having me in your show. Thank you so much. मोस्ट वेलकम जी। अच्छा, सबसे पहले तो भाई हमने अभी आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया, तो हम चाहेंगे कि आप खुद अपना करंट प्रोफाइल दिखाएं, बताएं। और मुझे पता है जब आप अपने बारे में बताएंगे तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे ओह यस इनको तो हम जानते हैं जी। तो हम चाहेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन करवाएं भाई प्लीज। थैंक यू। मेरा नाम जुल्करनैन असगर है और मैं फर्स्ट साउथ एशिया का फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और उसके अलावा ये है कि मैंने काज़ाम यूनिवर्सिटी से जो है वो मास्टर्स किया, फिर ऑनलाइन जो है वो कुछ जो है वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम था, वहाँ से जो है वो कुछ डिप्लोमास किए थे। और उसके अलावा मैंने काफ़ी काउंसलिंग थेरेपी का काम किया। मैं रिसर्चर हूँ, पॉलिसी एनालिस्ट हूँ और उसके अलावा मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ह्यूमन राइट विंग का सीनियर नायब सदर हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ह्यूमन राइट विंग का। और उसके अलावा ये है कि काउंसलिंग थेरेपी, रिसर्च, ट्रेनिंग और इस तरह के मुख्तलिफ काम, लोगों की बातें सुनना, लोगों के मसाइल हल करना, इस तरह के काम करने का ये मेरा पैशन है। और मुझे लगता है कि लार्जर लेवल पे जब तक लोगों की बात सुनी जाए तो सुन के उसका जब तक कोई तदारुक ना हो, कोई हल ना हो, सिस्टमेटिक जो एक्सक्लूजन है उसको एंड करने के लिए पॉलिटिकल एंगलिंग ज़रूरी थी चीज़ों की, वो मैं जो है वो करता हूँ। उसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो इम्प्लीमेंट एक्सेसिबल बैंकिंग की कमेटी है उसका मेंबर हूँ। और उसके अलावा दैट्स इट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जी। सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे कर लेते हैं आप? मतलब अगर मैं पूछूं सिंपली 24 आवर्स हैं तो 24 आवर्स में ये सब कैसे मैनेज होता है भाई? सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट। आपको पता होता है कि आपकी फिंगर टिप्स पे आपके काम होने चाहिए कि इतने टाइम तक ये काम करना है, इतने टाइम में ये करना है। टाइम मैनेजमेंट इज द की। सेकंड जो चीज़ है कि आपको अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए। आपको चीज़ें जब आपके, मेरा ये मानना है कि मैनेज करने का ये है कि चीज़ें होती नहीं है, आपको क्रिएट करनी पड़ती है, आपको बनानी पड़ती है, आपको अपनी स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है, असर्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपको मैनेजमेंट प्रिसाइज और सर्जिकल होने की ज़रूरत होती है। उसके बगैर आप नहीं कर पाते, क्योंकि वो जब तक आप नहीं होते, जब तक आपका गोल लार्जर लेवल पे गोल आपके सामने नहीं होता, आप छोटे स्टेप नहीं ले पाते। तो इसलिए जब आपके सामने गोल होता है, बड़ा गोल होता है कि मैंने ये करना है, और गोल आपका दोनों तरह से फुलफिलिंग हो, विन विन सिचुएशन हो, आपके अपने लिए भी और लार्जर सोसाइटी के लिए भी, तो तभी वो गोल अचीवेबल होता है, डूएबल होता है। अगर आपका गोल इंडिविजुअल सेंट्रिक हो तो फिर वो डूएबल नहीं रहता और वो आपको मुश्किलात होती हैं। और अगर आपका सिर्फ सोसाइटी के लिए हो और आपके लिए बेनिफिशियल ना हो तो वो तब भी नुकसानदेह होता है। तो दैट्स द रीजन कि आपको अल्टीमेटली जो है वो गोल आपका ऐसा होना चाहिए जो कि विन विन सिचुएशन हो, आपके लिए भी और समाज के लिए भी। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा जी जुल्करनैन, हमसे ये पूछना चाहेंगे कि भाई जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप टाइम मैनेज बहुत अच्छे करते हैं, आपके कुछ गोल्स हैं, कुछ तो बचपन कैसा गुजरा? मतलब ये पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ जर्नी क्या है, बेसिकली आपकी पैदाइश कहाँ से है, क्या बचपन से ही आप ऐसे थे? और दूसरा ये कि आप क्या बाय बर्थ ब्लाइंड थे या बाद में विजन का इशू हुआ? ये सारी जर्नी हम सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। बचपन में मैं अभी तो बहुत सारे काम करता हूँ। बचपन में मैं जो है वो जिला झेलम की तहसील सोहावा के पास एक गांव में पैदा हुआ। मेरे पेरेंट्स को
मैं 1 साल का हुआ तो उनको अंदाजा हुआ कि ये देख नहीं सकता। मेरे पेरेंट्स जो है वो इंटर फैमिली मैरिजेस की वजह से जो है वो मेरा ये इशू जो विजुअल इम्पेयरमेंट है। और दूसरी बात ये है कि ब्लाइंड लफ्ज से मुझे थोड़ा सा मसला होता है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ब्लाइंड नहीं यूज करना चाहिए, जैसे हम उर्दू में अंधा नहीं यूज करते, तो बस वैसे ही अंग्रेजी में जो है अंधे की ट्रांसलेशन जो है वो ब्लाइंड होती है। दूसरा ये है कि मेरा बचपन काफी शरारतों से भरपूर था। मैं दाखिल हुआ, पहले हम दुबई। अच्छा, यानी कि आप भी अल मखतूम के ही स्टूडेंट हैं? अल मखतूम में दाखिल हुआ, अल मखतूम में पढ़ा, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? नहीं, स्पेशल एजुकेशन मुझे लगता था कि जैसे कि एक शेल के अंदर बंद कर दिया जाता है कि वो ये स्पेशल एजुकेशन के जो इदारे हैं, मुझे लगता है कि ये एक्सक्लूजन की एक जो है चीज है वो। और यही वजह थी कि जब मैं 9th क्लास में आया तो हमारे एक सीनियर थी, उनको साइकोलॉजी लेने का शौक था, उनको साइकोलॉजी नहीं मिली। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? अच्छा। और मुझे वहां पे भी मसला था जब इन्होंने कहा कि आप साइंस सब्जेक्ट नहीं ले सकते, और मेरा ये मानना था कि ले सकते हैं, मैथ पढ़ सकते हैं, फिजिक्स का क्या मसला है, केमिस्ट्री का क्या मसला है। और फिर मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो मैंने जब कॉलेज में गया, तो मुझे ये बड़ी अच्छी तरह से याद है, PFFB का ऑडियो वर्ल्ड एक प्रोग्राम होता था, वो शुरू हुआ तो बहुत सारी किताबें उस वक्त मिला करती थी, कुछ पता नहीं कितनी सारी किताबें मैंने उससे ऑडियो सुनी। लेकिन मुझे मेरे हाथ में जब कंप्यूटर का JAWS 3.5 आया तो फिर मैंने कहा अब तो बंदर के हाथ में माचिस आ गई, अब तो मसला नहीं है, अब तो सब कर लेंगे, कोई मसला नहीं, क्या हुआ, अब कोई इशू नहीं है। फिर मैंने चीजों को उस तरह से लेना डिफरेंट तरह से शुरू किया। मैं क्योंकि कॉलेज में मैं ब्रेल में भी चीजें करता था साथ में, लेकिन मुझे लगा कि कॉलेज में जब मैं गया तो मेरी कॉलेज कहाँ का था आपका? गॉर्डन कॉलेज में मैं पढ़ा। गार्डन कॉलेज, गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज, ठीक है। और बेसिकली वहां के बाद फिर कादिर यूनिवर्सिटी के बाद 2002 सितंबर में मैंने अपना इदारा रजिस्टर कराया। अच्छा। हाँ, और फिर लेकिन यह है कि मैं अगर देखूं तो मैं आज जो कुछ हूँ तो मेरे इस सारे जर्नी में मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा किरदार है। मेरे जो है वो भाई बहन का, मेरी अम्मी का, मेरी दादी का किरदार है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग अगर ना होते तो मेरी माँ ना होती, मेरी दादी ना होती, तो वो मैं आज ऐसे ना होता, स्पेशली मेरे दोस्त ना होते और मेरे टीचर्स ना होते। क्यों फैमिली बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल अदा करती है। अच्छा, वैसे ये बताएं, जर्नी में चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे, तो किस टाइप के चैलेंज आए और किस चैलेंज ने आपको इतना मोटिवेट किया और आपने कहा यस आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग? ओके, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मैं हमेशा वो आई फील लाइक मैं वो फिश की वो टाइप हूँ जो कि हमेशा पानी के उल्टे रुख पे बहती है। सुने हो से कि हमेशा फिश जो है पानी के उल्टे रुख पे चलती है और इतने अच्छे तरीके से समंदर में रहती है, एंड इज दैट काइंड ऑफ फिश। तो मैं क्योंकि मुझे आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग भी मुझे आते हैं। अच्छा, बचपन में मैंने स्विमिंग जिस तरह से बाकी बच्चे करते हैं, मैं बचपन में दरख्तों वगैरह पे भी चढ़ता था, वो सारे एक्सपीरियंस। नजर नहीं आता था तो चलते थे, तो चैलेंजेस क्या फेस किए? कभी गिर गए, कभी चोट लगी? नहीं हुआ। नहीं, ये दरख्तों पे चढ़ने का, ये खेलने कूदने का ताल्लुक आपके न्यूरॉन से होता है, न्यूरो एक्टिविटी से होता है। इट हैज नथिंग टू डू विद द विजन। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। आप विजुअली इम्पेयर्ड लोग कि मैंने ज्यादातर गेम देखी, आप अपने हाथों से खेल रहे हैं, आप अपने कपड़ों से खेल रहे हैं, या नीचे बैठ के आप लूडो या चेस खेल रहे हैं। और जुल्करनैन कह रहे हैं कि जब वो 1 साल के थे तभी उनको विजुअली चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे और शरारती थे। तो कैसे ये सारा कुछ करते रह गए? बिल्कुल, मेरा कंप्लीट विजन लॉस है। मैं बचपन में हमारे घर के करीब ग्राउंड होता था और उस ग्राउंड में मैं साइकिल भी चलाता था। और मैंने वो सारे एक्सपीरियंस किए जो कि बहुत सारे बच्चे शायद जो कि रहते हैं वो काम नहीं करते। मैंने कुछ अर्सा जिम भी किया, कुछ अर्सा यानी कि 2-2.5 साल किया, उसके बाद छोड़ दिया। मैंने कहा अब इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। उसके अलावा मैंने बाकी चीजें यू कैन से कि मैंने तकरीबन जिंदगी की वो सारी एक्टिविटीज की। फिर मुझे लगा कि वक्त के साथ साथ जो है वो फिर यह कि चीजें, जब आपका एक्सपीरियंस जितना डाइवर्स होता है तो आपको फिर जिंदगी में
चीजें करने में मजा भी आता है। दूसरा ये है कि मुझे लगता था कि पढ़ाई सिर्फ इटसेल्फ हर वक्त पढ़ना भी अहम होता है, लेकिन मैंने कभी ट्यूशन नहीं लिया। अच्छा, वेरी हाँ, नाइस। मैंने कभी ट्यूशन नहीं लिया, मैंने कभी इस तरह से जो चीज़ मुझे पसंद नहीं होती थी वो नहीं होती थी। और मुझे एक चीज़ और जिसने चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए बहुत हेल्प किया, दैट वाज ए 1989 एक डॉक्यूमेंट्री चली थी उस वक्त, एक पीटीवी का के तालीमी प्रोग्राम होता था जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्री चली थी, और उन्होंने बताया था कि अगर आप इस रफ्तार से ट्रैवल करें तो आपको कहीं पे भी अगर एरोप्लेन में ट्रैवल करें तो आपको कहीं पे भी रात नहीं पड़ सकती। ओके। और उस चीज ने मेरा दिमाग को और खोला। मैं आई थॉट कि नहीं, दिस इज समथिंग विच मीन्स कि आप टाइम एंड स्पेस को ये इस तरह से होता है। फिर लेटर मैंने बुक्स पढ़ी, चीजें समझी, और मेरे लैपटॉप के अंदर अभी भी तकरीबन अगर मैं देखूं तो 4,500 से ज्यादा पीडीएफ वर्जन में बुक्स हैं, जो कि मैं हिस्ट्री, कल्चर, डिफरेंट तरह की बुक्स पढ़ना, साइकोलॉजी, क्योंकि आपको ह्यूमन साइकी को समझने के लिए फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों तरह की चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं। चैलेंजेस क्या होते हैं? आपकी माइंड सेट होता है, आपकी सोच होती है, आप किस तरह से चीजों को देखते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं, और किस तरह से किस चीज के ऊपर आपकी फीलिंग होती है, वो चैलेंज होता है। और अगर आप अपने सोच को देख लें, अपना ऑब्जेक्टिव आपने जो अचीव करना है वो आपके सामने हो, फिर आपके लिए कोई चैलेंज नहीं होता। आप चैलेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके लिए मसला नहीं होता उस तरह से। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि साइकोलॉजिस्ट बनने का ख्याल कैसे आया, और आपके प्रोफेशन का स्टार्ट कहाँ से आपने लिया, और मतलब क्या कैसे ये, जैसे हमारे बहुत सारे ब्लाइंड बच्चे हैं, 50 to 60% बच्चे ऐसे हैं जो मतलब या तो एमए स्पेशल एजुकेशन करते हैं या बीएस साइकोलॉजी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने फ्यूचर को इतने अच्छे से चला नहीं सकते, या वो क्विट करके कोई और मास्टर्स करे। तो ऐसा उस वक्त के दौर में, जैसे आप बता रहे हैं कि 2000s की बात करें, जब टेक्नोलॉजी भी इतनी आगे नहीं थी, मतलब मुझे याद है 2011 में भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टाइम पे तो इतना ज्यादा नहीं थे रिसोर्सेज। कैसे ख्याल आया साइकोलॉजी पढ़ने का, और कैसे आपको लाइफ में किक मिली? यस, दैट्स हमारी सीनियर को एक सीनियर थी, उनको साइकोलॉजी नहीं मिला, और मैंने कहा मैं करूंगा। मैं जब गया गॉर्डन कॉलेज में, मैंने साइकोलॉजी आर्ट किया, और मैंने साइकोलॉजी लिया अपनी मर्जी से लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे साइंस पढ़ने नहीं दी थी। तो मैंने अल मखतूम ने मुझे कहा कि नहीं, साइंस नहीं ले सकते। अच्छा। मैंने प्राइवेट किया, लेकिन उस वक्त मुझे फील लाइक नहीं, ये ठीक अप्रोच नहीं, आपकी चॉइसेस लिमिट करती है ये चीज। यानी कि उन्होंने आपको आर्ट्स ही पढ़ाया? हाँ, अब थोड़ी सी आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे अंदर एक वो जो जर्म्स थे वो इसलिए भी थे कि एक दफा का बात है कि हम लोग अल मखतूम में पढ़ते थे, और एक हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर थे। अच्छा। वी वर इन क्लास 8 आई थिंक सो। और उन्होंने हमारे एक दोस्त से रेडियो छीना, वो मैच सुनने का शौकीन था, तो अगले दिन हम लोगों ने पूरा स्कूल बंद करवा दिया। क्यों? कि रेडियो नहीं सुनने दिया? नो, स्कूल के टाइमिंग में आप रेडियो सुन रहे थे? नो, रिसेस टाइम। अच्छा, ब्रेक टाइम में उन्होंने रेडियो छीना, और उन्होंने उसके साथ मेल ट्रीटमेंट किया। ओके। व्हाट वी डिड, हम लोगों ने पूरे स्कूल के बच्चों के साथ, हम लोगों ने इतना, मुझे अपने उस एबिलिटीज पे ये था कि हम लोगों ने एकता के साथ बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को मैनेज किया, और स्कूल अगले दिन कोई बच्चा स्कूल में नहीं आया। यानी कि ये सब आपकी कार्यसारणी थी। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने हमें सजा वजा देने की अच्छा, सजा क्या मिली ये बताइए? 7 दिन के लिए उन्होंने कहा अपॉलॉजी करो। हमने कहा हमारी गलती नहीं है, क्योंकि वी हैव दिस कॉन्सेप्ट के कॉर्पस सीआरसी पाकिस्तान ने उस वक्त साइन कर लिया था, और मैं बीबीसी सुनता था। बीबीसी सुनने की आदत मेरी, शायद अगर मैं देखूं तो मेरी जो है वो 10-11 साल की उम्र से थी। तो मुझे पता था कि ये कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंदर आती है, इस तरह का मेल ट्रीटमेंट। तो दैट्स द रीजन। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है उसको जो है वो अपॉलॉजी नहीं की, फिर मजबूरन क्लास में बिठाया उन्होंने। अच्छा। और उसके बाद हम लोगों ने, तो दैट्स द रीजन कि हमें, मुझे लगता है कि साइकोलॉजी मैंने इस तरह से जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे मजा आया, क्योंकि मेरे ज़हन में ये था कि मुझे अपने आप को भी समझना है और दूसरे इंसानों को भी समझना है। और अल्टीमेटली आई रियलाइज कि व्हाट साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन
बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। हम्म जब आपको मेंटल प्रोसेसेस, जब आप अपने आप को समझते हैं तो आप दूसरे इंसानों को भी समझ सकते हैं। दूसरी एक और वजह ये थी कि अक्सर लोग ये समझते थे कि वो इशारा करते हैं तो दे फील कि इनको नहीं मालूम होता। यस तो मैं उस वक्त कहता था नहीं, आप इशारा ना करें, मुझसे बोल लें, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, अच्छा आप पे कोई पहाड़ नहीं गिरेगा, तो वो ये इशारा ना करें। और दैट्स द थिंग जो कि मैं उस वक्त भी आई वाज क्वाइट वोकल अबाउट इट। तो मैंने कहा ये इसके पीछे बेसिक समझना चाहिए कि ये इनके जहन में होता क्या है जो कि ये इस तरह से इशारा करते हैं। दैट्स देयर प्रॉब्लम, ये मसला उनका है, हमारा नहीं है। तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ा, फिर साइकोलॉजी को कायदर यूनिवर्सिटी। जो चीज मुझे लगता है कि जब कोई शख्स साइकोलॉजी पढ़ता है तो उसके पास एक एज होता है विजुअली इम्पेयर्ड बंदे के पास। ठीक है। आपका जो क्लाइंट होता है उसको ये पता होता है कि ये मेरा सामने वाला बंदा बैठा हुआ है, ये मुझे जज नहीं कर रहा मेरी शक्ल से, मेरे जो है वो कंप्लेक्शन से, इसके अंदर रेसिज्म नहीं हो सकती, इसके अंदर वो उसकी जो बाकी चीजें हैं वो ज्यादा ओपनली आपके साथ उसका बॉन्ड अच्छा डेवलप हो जाता है। तो वो यूजुअली पीपल थिंक कि वो जब रोए, आंसू गिरेंगे या इस तरह की कोई भी चीज होगी तो वो काउंसलर को नहीं पता चलेगा, लेकिन वो काउंसलर को पता चल रहा होता है। तो दैट्स द, ये बहुत सारी चीजें जहाँ पे आप बहुत सारे लोग समझते हैं कि डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज नहीं है। ये कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है जो डिफिकल्ट टाइम होता है, चैलेंजिंग टाइम होता है, ये आपके ऊपर होता है कि आप उसमें से क्या निकालते हैं। अच्छा मेरा सवाल अभी वही रह गया कि मतलब पढ़ तो ली आपने साइकोलॉजी, ठीक है, और आपने चैलेंजेस का भी बताया, तो आपके बेसिकली आपको कहते हैं कि लाइफ में किक कहाँ से मिली? मतलब मैंने पहला काम जो किया था, मैंने स्किज़ोफ्रेनिक्स के साथ काम किया था, जिसको शिज़ोफ्रेनिया आमतौर पे पाकिस्तानी लोग कहते हैं। और आपने वो कहाँ पे किया था? वो इस्लामाबाद में एक इदारा था, ठीक है, उनके साथ मैंने काम किया और उसके साथ काउंसलिंग थेरेपी की। ठीक है, यानी कि वहां से आपका एक लाइफ का स्टार्ट हुआ। हाँ बिल्कुल। उसके लेकिन पहले साथ ही मेरे पास जो केस आया वो इंसेस्ट का केस आया। इंसेस्ट मीन? इंसेस्ट मीन कि a girl who was abused by her father. ओके 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 ओके। तो वो केस आया और उस केस ने मुझे कहा कि ओके ये भी होता है सोसाइटी के अंदर। तो वो मैंने करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने डिसेबिलिटी के साथ लोगों के जो वो काउंसलिंग थेरेपी की। पीएफएबी के साथ कैसा ताल्लुक रहा आपका? पीएफएबी के साथ मैंने काउंसलिंग थेरेपी का प्रोग्राम था और मैंने बहुत अरसा चलाया। अच्छा। और ग्रुप काउंसलिंग भी की, इंडिविजुअल काउंसलिंग। अच्छा, वैसे मुझे इतना तो मुझे याद है कि मैंने 2004 में मैं मतलब जब मैं विजुअली इम्पेयर्ड होकर यहाँ पे आई तो मुझे याद है कि एक दफा तो नीलोफर साहिबा थी और एक दफा शायद मैंने आपको भी देखा था। मतलब मुझे याद है कि आई वाज टू यंग ऑन दैट टाइम, शायद मैं 8th या 9th क्लास में थी। तो मेरे ख्याल में आप 2004 या 5 में आपने शायद पीएफएबी के साथ किया। 5 था, 6 था, इतना साल गुजर गए थे, अब तो वो साल भी याद नहीं रहे। लेकिन बात ये है कि वो यू आर एब्सोल्युटली राइट उस वक्त में, क्योंकि नीलोफर ने शायद 6 महीने या कुछ साल के करीब किया था, बाकी काफी अरसा पीएफएबी के साथ मैंने काम किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? मतलब पहले आप साइटेड लोगों की मतलब वो कर रहे थे काउंसलिंग, उनके मसाइल वो कर रहे थे, यहाँ आके आपको एक मौका मिला कि एक विजुअली इम्पेयर्ड के मतलब आपने नोट किया होगा कि एक साइटेड लोगों के चैलेंजेस कुछ डिफरेंट होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड के कुछ डिफरेंट होते हैं या सेम होते हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था? मैंने यहाँ पे पीएफएबी के अलावा मैंने फिजिकल इम्पेयर लोगों के साथ, ठीक है, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड के साथ फिजिकल इम्पेयर के साथ भी काम किया है। और मैंने इस तरह से देखिए, मेरा ये मानना है कि एक फर्क जो मुझे लगता है, एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस होती है। जब पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज या अफराद बामाजूरी या नौजवान बामाजूरी होते हैं तो वो लर्न हेल्पलेसनेस सीख लेते हैं। वो हर चीज पे अपोलोजेटिक हो जाते हैं, अपनी चीजों को असर्ट नहीं कर पाते, वहां पे चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि अपनी बात रखने में, अपनी बात बयान करने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये जो एक चीज होती है, लोगों को अपने बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत सारे नेचुरल जो सोचें होती हैं
जो अफकार होती हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उसको वो नेचुरल समझते नहीं है। तो वहां पे वो चैलेंजिंग चीज होती है। और जब मैंने ये फर्क डिसेबिलिटी के साथ, विजुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट के साथ जब लोग होते हैं, तो उनके अंदर वो लर्नड हेल्पलेसनेस या अपने आप को अंडरमाइन करना, वो ज्यादा, पिटीनेस उनके हाँ, अंदर ज्यादा होती अपने है। ऊपर तरस खाना या हाँ, विक्टिम मोड के अंदर कि रहना। हमारे साथ तो होता ही ऐसे है। हमारे साथ होता ही ऐसे है। ये बात औकात, एक मिसाल दूं, थोड़ा सा क्रूड वर्ड है, लेकिन बहुत दफा लोग अपने आप को अंधा कह के बड़ा लाफ्टर देते हैं हाँ, अपने यस ऊपर। यस यस। जबकि जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं यस। करेंगे, जब तक आप अपना एहतराम खुद नहीं करेंगे, आप दूसरे का एहतराम नहीं फर्स्ट करेंगे। रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड देन फिर दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करते आपको हैं। अपने आप को वैल्यू करना है, अपने आप को रिस्पेक्ट करना है, फिर आप दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज। दूसरा एक और एरिया जो कि मुझे लगा फर्क, जब आप नौजवान माजूरी के साथ या डिसेबिलिटी के साथ जो लोग रह रहे होते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनकी अपने साथ ताल्लुक अच्छा नहीं होता। ओके, मतलब अपने साथ ऑन योरसेल्फ। हाँ, अपने साथ आपकी दोस्ती होती है ना, अपने साथ आपका रिलेशनशिप होता है, आप अपने साथ अपनी चीजों के साथ कंफर्टेबल होते मतलब हैं ना। कैसे आपको ये पता चलेगा कि यस, आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपने ही फ्रेंड हैं? मतलब ये कैसे कह सकते हैं आप कि दैट यू आर, मतलब जैसे हमें याद पड़ता है कि बीकन हाउस में जब हमारी पहली ट्रेनिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जब सुबह शीशे के सामने खड़े हो एंड देन कहो कि आई लव माई सेल्फ एंड आई लव माई, मतलब सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। तो क्या उसी को फ्रेंडशिप के बारे में कह रहे हैं आप? सबसे पहले जब आप उदास होते हैं, सबसे पहले आपको खुद पता होता है। Yes. जब आप खुश होते हैं, आपको खुद पता होता है। Okay. जब आप कोई चीज अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, तो आपको खुद पता होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका तरीका कार ये होता है कि दैट मीन्स कि आपकी अपने बात आपको सबसे पहले खुद मालूम होती है। ओके, यानी कि यू आर नॉट, अगर हम कंफ्यूज है या कोई शख्स कंफ्यूज है, इट्स मीन कि उसकी अपने साथ दोस्ती नहीं है। अपने साथ दोस्ती के लिए जरूरी है कि जो जिस तरह से ना कि आपने, जिस तरह हम दूसरे को शाबाश देते हैं, इसी तरह से अपने का आपको भी शाबाश देना जरूरी होता है। जैसे आप दूसरे को माफ करते हैं, अपनी जात को भी गलतियों पे माफ करना जरूरी होता है। जब तक आप ये नहीं करते ना, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है आपको चीजें मैनेज करना। आप अपने आप को नहीं माफ करते, तो आपकी अपनी लाइफ टफ होती चली जाती है। इसलिए इंसान है, इंसान गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं, खैर है, हो गई तो हो गई। मतलब कहते हैं ना कि वो फॉरेनर्स कहते हैं शट द डोर, इट्स मीन कि पुरानी गलतियों को छोड़ो और आगे की तरफ निकलो। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक होती जा रही है। मैं यहाँ पे पूछना भी चाहूंगी कि आपने बताया कि हम अपने आप से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो उसके बाद हम चीजों को, जिंदगी को बहुत आसान कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसका मतलब है कि एक आम इंसान को फिर एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत तब पड़ती है जब वो उसकी अपने साथ फ्रेंडशिप नहीं है, या वो खुद कंफ्यूज है। कैसे उसको पता लगेगा कि भी मुझे अब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? सबसे पहले 3 इंडिकेटर है जब किसी भी शख्स को डिसेबिलिटी के साथ है या नहीं है। हाँ, वो क्योंकि इंसान तो एक से ही है ना, एक से ही है, सेम एज हम, वी आर ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट, ठीक है। फिर हमारी आइडेंटिटी है, डिसेबिलिटी है, व्हाटएवर जो भी आइडेंटिटी है, वो है। वो जब किसी शख्स की बहुत ज्यादा नींद हो जाए या बहुत कम नींद हो जाए, नींद ओके। सेकंड, भूख ना लगे या बहुत ज्यादा भूख लगे। थर्ड, अब फैसला करने में मुश्किल पेश आ रही हो। ये 3 इंडिकेटर्स हैं कि जब आपको ये 3 चीजें हो, दैट मीन्स कि आपको काउंसलिंग या थेरेपी की जरूरत है। एक आसान सी ट्रिक है, सिंपल। आप बिस्तर पे जाते हैं, विद इन, अगर हेल्दी चीज है, आपका हेल्दी पैटर्न है, विद इन 7 to 15 मिनट आप सो जाए। एग्जैक्टली। अगर ये पैटर्न खराब है, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको फ्रेशनेस नहीं होती, थकावट होती है, आप उदास, मूड खराब, टांगे दर्द कर रही हैं, जिस्म दर्द कर रहा है, उदास है, वो एनर्जी नहीं है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर हम नहीं जाना चाह रहे, तो फिर हम अपने अच्छे दोस्त कैसे बन जाएं? अपने अच्छे दोस्त बनने के लिए बिल्कुल ये सबसे पहली बात ये है कि अपने गलतियों और
जो अच्छाइयां हैं उस सबको ओन करें। कोई भी इंसान ठीक है। परफेक्ट नहीं होता। कुछ लोगों की जो है वो डिसेबिलिटी होती है या इम्पेयरमेंट होती है, उनको मालूम ही नहीं होता। यू आर लकी वन कि आपको अपनी वो लिमिटेशन मालूम है, ये तो आपके लिए ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर आप एक बंदे को पता ही नहीं है कि उसकी लिमिटेशन क्या, फॉर इंस्टेंस एक बंदे को पता ये नहीं है कि वो किस वक्त शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है और वो अपनी चीजों को खराब करने लगता है, या किस वक्त वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाता। यस। वो उसकी शॉर्ट कमिंग है ना, या जरूरत से ज्यादा डाउट के साथ लोगों को देखता है, तो इसका मतलब है उसकी शॉर्ट कमिंग है। या फिर कुछ लोगों को जो है वो पता ही नहीं होता कि वो कलर जो है वो उनका कलर परसेप्शन इतना अच्छा नहीं है, वो ग्रे और उस तरह से मुख्तलिफ जो बेसिक कलर है वो उस तरह से वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। कुछ लोगों का अपरेंटली लगता है कि विजन का इश्यू नहीं है, सेंसरी इंपेयरमेंट नहीं है, लेकिन उनको डेप्थ परसेप्शन उस तरह से नहीं होता, डेप्थ की परसेप्शन नहीं होती उनको। मेनली आई कैन से 99.5% लोगों को, बल्कि 99.9% लोगों को जो कि विजुअल इंपेयरमेंट नहीं है उनको उनके ब्लाइंड स्पॉट्स का नहीं पता होता। एग्जैक्टली। जब वो ब्लाइंड स्पॉट पे जाते हैं तो वो गाड़ियां भी हिट करते हैं, चीजें भी जो है वो डैमेज करते हैं। तो ये ब्लाइंड स्पॉट क्या, मतलब आपकी मुराद ब्लाइंड स्पॉट से क्या है? मुराद ये है कि जब आप देख रहे होते हैं, ओके, जब कोई भी शख्स देख रहा होता है तो उसकी आंख का कॉर्निया का एक ऐसा एरिया होता है जहां पे उसकी विजन नहीं होती, यानी कि एकदम ब्लर हो गया, वहां पे ब्लैक स्पॉट। ओके यार, और लोग गिर जाते हैं चक्कर खा के। वो ब्लैक चक्कर खा के गिरना एक अलग चीज है, वहां पे उससे पहले और उस एरिया के बाद उसको विजन होता है। जब वो आई मूव करते हैं तो वो ब्लाइंड स्पॉट को उनकी बॉडी मैकेनिज्म ऐसा होता है कि आई मूवमेंट से वो कवर कर रहे होते हैं। ओके ओके ओके। फॉर इंस्टेंस अगर वहां पे उनकी आई के किसी जगह पे स्टक किया है और अब वो ड्राइव कर रहे हैं तो वहां पे वो एक्सीडेंट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम जब देखते हैं लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसकी वजह ही यही बनती है कि सडन उनको समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। और अक्सर मैं लोगों के साथ ये सुनती हूँ कि जी खड़े खड़े गिर गए, अंधेरा आया समझ नहीं आया, खड़े खड़े एक्सीडेंट हो गया, यस, और या एकदम वो हेजिटेट हो जाते हैं। मसलन माइनर एपिलेप्सी जिनको होती है, बिल्कुल माइनर होती है, चेकअप ही नहीं कराते, उनको उनकी तो लिमिटेशन का मालूम ही नहीं है। और दूसरा ये कि एक हमें इस तरह का सवाल भी आया कि एक बच्चे ने कहा कि बच्चे के बहुत सारे लोगों का ये आया है कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ, या मैं एक किसने कहा मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ, मैं फिर चलता रहता हूँ। एक ने कहा मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, ठीक है, मैं ओवरवेट हो रही हूँ। और किसने कहा कि मुझे ना चीजें बड़ी फील होती हैं, ठीक है ना, मतलब लाइक इस तरह के। तो और मैं अगर देखूं कि ऑलमोस्ट 70% विजुअली इम्पेयर्ड का इशू है कि वो अपने वकील भी खुद देते हैं, अपने जज भी खुद होते हैं। मतलब आपकी और मेरी बात हो गई और हमने बात उस टाइम पे खत्म कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक विजुअली इम्पेयर्ड उस चीज को बार बार रिकॉल करता है, करके उसको अपने दिमाग पर सवाल कर लेता है। ये बहुत अहम सवाल है जी। ये बहुत अहम सवाल है, इसको समझना इसलिए जरूरी है। देखिए, जब आपकी एक्टिविटी या लोगों के साथ इंटरेक्शन कम होता है ना, आपके पास बहुत सारा वक्त होता है सोचने के लिए, आप बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं और वो फिर आपके लिए मसाइल होते हैं। और फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बाज़ वक़्त ऐसी चीजें भी हो जाती है जो कि आपको नहीं चाहते कि हो गई तो हो गई, मूव ऑन, क्या हुआ। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये आपके लिए कहना आसान है ना, जिन पे बीत रही है उनके लिए नहीं आसान ना। कोई बात नहीं, बिल्कुल आप कहें, मैं अपने आप को कह जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। अच्छा, अपने आप को ही माफ कर दे। हाँ, ओके, अच्छा, कोई मसला नहीं है। ये तो बहुत लर्न करते हैं लोग, अपने आप को फॉरगिव करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब आप अपने आप को माफ नहीं करते तो आप अपने आप को कटहरे में खड़े किया होता है। यस, कि आपने क्यों ऐसे बोला, आपने ऐसे क्यों बोला, इस चीज के जिम्मेदार आप हैं। सेल्फ ब्लेमिंग होने लग पड़ती है। जब सेल्फ ब्लेमिंग होती है तो उसके नतीजे में सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज
डिस्टॉर्ट होने लग पड़ता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्पेयर्ड होता है, सेल्फ स्टीम लो होने लग पड़ती है, आप अपना एहतराम करना छोड़ देते हैं, आप अपनी केयर करना छोड़ देते हैं, आप अपना ड्रेस, आप अपनी बहुत सारी चीजें जब मैं कपड़े बदल के जाऊं कहाँ अपनी जात के लिए बदले, कोई मसला नहीं। यस अच्छा लगना, हाँ अच्छे कपड़े पहनना ये आपका फंडामेंटल राइट है। यस एग्जैक्टली आपको अच्छी तरह से दिखना, अच्छी तरह से किसी के लिए नहीं करते, आप अपनी जात के लिए अपनी करते जात के लिए करते जब आप अपने आप को अच्छा लगते हैं तो फिर आप दूसरे को भी अच्छे लगते हैं। फर्स्ट मैंने देखा है आप पहले अपने आप को अच्छे लग रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को भी अच्छे लग रहे हैं। यस हाँ। अच्छा यहाँ पे एक और सवाल है क्योंकि मुझे याद आ रहे क्वेश्चन तो है बहुत सारे लोगों ने आजकल अल्हम्दुलिल्लाह के हम इतने माशाल्लाह से आगे निकल गए हैं, अवेयरनेस इतनी हो गई है। एक टाइम होता था कि VI to VI शादी होती थी, बहुत शाज़ो नादिर ही होता था कि साइटेड टू ब्लाइंड शादी थी। अब साइटेड टू ब्लाइंड शादियां भी हो रही हैं, रिलेशंस भी बन रहे हैं, लेकिन मेरे पास 90% क्वेश्चन इसलिए चीज के आते हैं कि जी ब्रेकअप हो रहा है, नहीं चल पा रहे, माइंडसेट नहीं मिल पा रहा। तो मतलब आपसे भी मैं पूछूंगी कि क्या आपकी मतलब इफ यू डोंट माइंड, क्या आपकी शादी भी क्या किसी साइटेड से हुई या VI से हुई? तो क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि अगर एक साइटेड की आपसे हो गई है या ब्लाइंड टू साइटेड तो स्पेस देना उनको। मैं अपने पर्सनल को हटा के यहाँ से बात करूंगा क्योंकि मैं प्रोफेशनली बात करूंगा फिर पर्सनल पे। सबसे पहली बात यह है कि इंसानों को इंसान अच्छे लगते हैं, ठीक है, इसमें डिसेबिलिटी नहीं आती, इसमें कोई डिसेबिलिटी का किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। किसी लड़के को या किसी लड़की को वो या लड़के को लड़का या लड़की को लड़की भी अच्छे लग सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ये नेचुरल है और इंसान के अंदर है, इस पे किसी का कोई इख्तियार नहीं होता। इंसान बने हुए ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को हर शख्स की ओरिएंटेशन ऐसी होती है, कोई मसला नहीं है। अगर आपको कोई शख्स अच्छा लगा, कुछ अर्से के बाद नहीं अच्छा लग रहा तो ब्रेकअप हो रहा है तो कोई मसला नहीं, अच्छा कोई मसला नहीं। और अगर आप शादीशुदा लाइफ में हैं देन अगर आपको शादी सारी जिंदगी घुट-घुट के रहने से, टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर रहने से बेहतर है कि आप छोड़ दें। लेकिन उन मसलों को सुलझाना नहीं चाहिए, सुलझाना है? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मसले हल नहीं होते। वो मसले वो मसले खराब होते हैं। लेकिन ये चैलेंजेस बनते क्यों हैं? बनते इसलिए क्योंकि बहुत दफा आप जब डिसीजन लेते हैं आप दूसरे की खूबियों और खामियों को के साथ उसको ओन नहीं करते, जस्ट उसकी खूबियां देख के कर रहे होते हैं। खूबियां देख के कर रहे होते हैं। आपके पास लिमिटेड चॉइसेस होती हैं, आपको लगता है कि यही शख्स आपके लिए सही है और आपकी मर्जी के मुताबिक लड़का या लड़की दोनों मोल्ड हो जाएंगे। वो मोल्ड नहीं हो पाते क्योंकि वो दो इंडिविजुअल हैं, आपस में कंफ्लिक्ट आते हैं, चीजें होती हैं। या तो ये है कि आप अडेप्ट करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें एज इट इज, तो फिर तो अगर चल सकते हैं चल पाए। लेकिन अगर वो नहीं होता तो बजाय इसके कि एक दूसरे को कंट्रोल करने के आराम से अलग हो जाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा हमारा एक कल्चर बना हुआ है। मुझे एक बच्ची का मैसेज भी आया था, उसने ये कहा कि उसकी शादी जब साइटेड से हुई, शी हैव 2 किड्स, ठीक है, तो वो कह रही है कि मतलब बहुत जगह पे हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि फीमेल को मोल्ड होना है, हमारा मतलब माशरा ऐसा है, मेल चाहे किसी भी स्टैंडर्ड पे है वो मोल्ड ना हो। तो आपका इस पे क्या कहना है कि उसने बड़ा असर तो चलाया लेकिन उसने देखा कि मैं जितना मोल्ड हो सकती थी हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, आखिर मुझे सेपरेशन लेनी पड़ी। तो ये क्या रीजन? ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड वुमेन सबऑर्डिनेशन। ओके, ये हम ये समझते हैं कि खवातीन को जो है वो एक दर्जा कम समझते हैं कि उसी को जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है। अगर मोल्ड होना है तो दोनों ने होना है, अगर नहीं होना तो दोनों ने नहीं होना, दोनों ने नहीं होना। यस, गिव एंड टेक चलता है ना ये अगर, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, कभी नीड बेस्ड रिलेशनशिप नहीं रखिए। रिलेशनशिप व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, और दूसरे शख्स को भी वो भी उसका भी होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। जब वांट बेस्ड रिलेशनशिप होता है यानी कि तो वो चाहत की बुनियाद पे जो ताल्लुक होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। हाँ, आगे वक्त में अगर आके खत्म हो जाती है चाहत, तो आप जब इन्वेस्ट किया होता है टाइम, इमोशनल इन्वेस्टमेंट की होती है, आदत बन जाती है, तो वो फिर आपकी वांट बन जाता है क्योंकि वो आपने प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि जब आप एक दूसरे को मोल्ड कर रहे होते हैं तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होता है, और टॉक्सिक रिलेशनशिप कभी भी हेल्दी नहीं होते। वो एक शख्स की ज़हनी और जज्बाती सेहत को खराब कर रहे होते हैं, और उसपे एक जिंदगी नहीं खराब होती। जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की जिंदगियां भी खराब होती हैं। हम जब देखते हैं इतनी वायलेंस हो रही होती है सोसाइटी के अंदर,
इतने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज हो रही होती है, बहुत सारी और चीजें हो रही होती हैं, ये क्यों होता है? ये इसकी वजह ये है कि वो बच्चे देखते हैं कि उनकी माएँ घर के अंदर कंट्रोल हो रही होती हैं। या समटाइम मर्द भी विक्टिम बन रहा होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही मजलूम हो रही हैं। नो, अच्छा, इट्स बेसिकली बेसिक डिफरेंस। ओके, फर्क ये है कि औरत जो विक्टिम बनती है वो औरत होने की वजह से विक्टिम बनती है। ओके, मर्द होने की वजह से विक्टिम नहीं बनता। ओके, मर्द के पास कंट्रोल होता है, सोसाइटी उसको वो एज देती है कि वो कंट्रोल कर रहा होता है, और डिसेबिलिटी के साथ हो या बगैर हाँ, यस, एग्जैक्टली। वो वुमेन लिविंग विद डिसेबिलिटीज का और मैन लिविंग विद डिसेबिलिटीज के पावर स्ट्रक्चर में फर्क होता है। वहां पे जो है, तो ये वो जो चीज है उसको देखने की जरूरत होती है वहां पे चीजों को, और ये बहुत जरूरी है। ये ध्यान में रख लीजिए कि अगर आपका वांट बेस्ड रिलेशनशिप होगा, मजबूरी में कोई ताल्लुक नहीं बनाए जाते, समझौतों के साथ ना शादियां चलती हैं ना जिंदगी गुजरती है। जिंदगी भी चाहत के साथ गुजरती है। हेल्दी रिलेशन क्या है? हेल्दी रिलेशनशिप ये है कि उसके 7 कंपोनेंट होते हैं रिलेशनशिप के, लाइक वो पूरे होने चाहिए। 7 कंपोनेंट कौन कौन से, ताकि जितने भी, अब ये सारा सबका सवाल ये होगा कि व्हाट इज हेल्दी रिलेशन, उनको कैसे पता चलेगा कि वो हेल्दी रिलेशन है? ये बहुत है। हंस रहे हैं 7 कंपोनेंट है जो जुल्करनैन बता देंगे तो एक फायदा हो जाएगा, या तो आप हैप्पी हो जाएंगे या फिर आप कहेंगे चलो जी तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। हाँ, सबसे पहले डिग्निटी, ओके, एहतराम। रिश्ते के अंदर सबसे पहली बुनियाद है, अगर आप एहतराम करते हैं बासियत इंसान। वो एहतराम तब आता है जब आप अपना एहतराम करते हैं, तभी दूसरे का एहतराम कर पाते हैं। दूसरा, एक्सेप्टेंस, दूसरे शख्स को उसकी खूबियों और खामियों के साथ एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तीसरा, केयर, ओके, यानी कि दूसरे का ख्याल रखना। वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। और चौथा हंस रहे हैं। हाँ, चौथा जो है वो केयर के अलावा लव। ओके, ये समझना जरूरी है कि इंसानी जिंदगी का बहुत अहम जुज्व होता है मोहब्बत, प्यार, और इसको ये बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं होती। ये रिलेशनशिप के अंदर मजबूती लाता है। अब देखिए, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। माँ बाप के साथ रहते हैं, बहन भाइयों के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं जब तक, तो उनमें भी तो प्यार होता है, उसके शेड डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरह से 4 हो गए, 5th, ओके, दैट मीन्स कि आपने वो मुझे चैलेंज में डाला कि एक रिलेशनशिप को, बिल्कुल आपने लोगों को इतना परेशान करके रख दिया, तो हमें पूछते हैं ना हेल्दी लाइफ के साथ कंपोनेंट। लव के बाद वार्मथ, सॉरी, वार्मथ, दैट इज के गर्मजोशी। ओके, गर्मजोशी, यस। ओके, कि किसी भी रिलेशन गर्मजोशी होनी चाहिए। यस, क्या आप बड़े एक्साइटेड हो के उससे सामने वाले को वेलकम कर रहे हैं। गर्मजोशी का मतलब ये है कि आप एम्पैथी देखें कि जो दूसरा महसूस कर रहा है, आप उसके जूते में गुस्सा भी है तो गर्मजोशी से मार दें। नो, अच्छा, नहीं मारना, समझ लिया आपने। अच्छा जी, गर्मजोशी वो नहीं है। अच्छा, गर्मजोशी के बाद गर्मजोशी किस टाइप की, वो मतलब थोड़ा सा मतलब ये है कि आप एक्सप्रेसिव हो, आपके अपने फीलिंग्स को बयान करने में एक्सप्रेसिव हो। आप लाइक गिफ्ट्स दे सकते हैं, आप उनको किसी भी चीज में अपने वार्मनेस, अपने स्माइल पास कर सकते हैं, मतलब अच्छा सा कुछ भी, कि आप अपनी एक अच्छी सी वो फीलिंग शो करें दैट यू आर द एवरीवन फॉर मी। एंड 6, ओके, 6 आपका आता है एम्पैथी, एम्पैथेटिक एटीट्यूड, दूसरे के समझना, दूसरे के जूते में पाँव रख के महसूस करना। ओके, कि अपने उसके जगह पे जाके सोचना कि अगर मैं इधर होता तो क्या होता। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एक्सप्रेसिव, बताना,
हाँ, सोच हाँ, बताना, अपने आप को हाँ, बताना, हाँ, हाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक्सप्रेसिव के साथ साथ लिसनर, गुड सुने, लिसनर होना। आप सुने, एक्टिव हम्म, लिसनिंग, आप सुने। हम्म, ये ना हो कि अगला बोल रहा हो, अपनी हम्म, सोचों की दुनिया में गुम हो, तो वो नहीं होता। हम्म, आपको दूसरे को सुने तो आपको पता हो कि दूसरे शख्स को जब आप सुन रहे हैं, हम्म, उसको भी एहसास हो कि दूसरा शख्स मेरे लिए हम्म। मौजूद है, मुझे सुन रहा है। यानी कि जब आप लोग इकट्ठे हैं तो मतलब एक दूसरे को ये नहीं कि एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर, और मतलब आप लोग एक दूसरे को यस, सुने कि किसी के अंदर मसलन क्या मैं चल मिसाल रहा है। देता हूँ हाँ, कि ये ना हो कि एक बंदे ने फोन उठाया हुआ, फोन पे लगा हुआ हो, और दूसरा बंदा जो है वो अपनी बातें कर रहा हो। ये वो नहीं होना मतलब चाहिए। इग्नोरेंस नहीं होनी ये चाहिए। ये ये जब आप किसी शख्स हम्म, के लिए मौजूद हो तो वहां उसके लिए हम्म, आपका फुल टाइम के साथ हम्म, मौजूद हो। ये बिल्कुल नहीं हम्म, हो कि आप कुछ चीजें कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, पता नहीं कितने लोगों का रुका हुआ सांस अब बहाल हो गया होगा कि यस दे आर इन हेल्दी रिलेशन। अच्छा, एक और सवाल आया और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। हालांकि ये बच्ची खुद एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, बट शी सेज कि देखें अनफॉर्चुनेटली शी इज द एल्डर वन, मतलब अपने घर में, ठीक है, लेकिन जो उनका मकाम है, उनकी शादी होनी चाहिए थी, वो उनकी नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली उनके छोटे बहन भाई भी, ऐसा नहीं कि उसको बुरा नहीं लग रहा, लेकिन कह रही है कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज मुझे हिट कर रही है कि मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरे भी मतलब जज्बात हैं या ऐसा कुछ है। तो हम उस सिचुएशन को कैसे कैटर करेंगे जब से लोग हमसे ये मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम मतलब एक विजिलेंट पेड होके आपको साइड पे कर दिया है और दूसरे को आपके ऊपर तरजीह दे दी है। तो वो कहते हैं कि ये इतना पेनफुल है मैम कि मैं इस चीज से कैसे बाहर निकलूं, मैं चाह के भी निकल नहीं सकती। एंड शी सेज कि मेरा अपना भी एक सब कॉन्शियस है, ठीक है ना, कि मतलब मेरी अपनी भी एक फीलिंग है, ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है ये सेल्फ लव की तरफ है ये, कि मैं उससे बाहर नहीं निकल सक पा रही, मेरा सब कॉन्शियस मुझे अंदर से जो है वो हर्ट कर रहा है। तो ये उसका ये सवाल है और बड़ा सीरियस नोयत का है। ये सवाल बहुत अहम है। इसकी वजह ये है कि बच्चियों को जब बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं ना, ये जर्नी वहां से स्टार्ट होती है। ओके। माँ बाप ये कहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी पैदा हुआ, इसको हमने यहाँ से जो है वो, इससे बेटी है तो इसने दुल्हन बनना है, माँ बनना है, हाँ, घर गृहस्थी करनी हाँ, है, हाँ, घर चलाना हाँ, है, ये हाँ, सारा हाँ, काम करना दिमाग है। में ही डाल देते हैं वो माशरा। पैदा होता है तो वहां से उसकी फैब्रिकेशन शुरू करते हैं, उसको खास तरह के किरदारों में ढाल देते हैं। लड़का पैदा होता है तो वो चीज जो है वो जो है वो ही उसके अंदर भी जो है वो सोचते हैं कि ये कमाऊपुत होगा, कमा के लाएगा, बाहर जाएगा, इस तरह का रोल प्ले करेगा, इस तरह से की चीजें करेगा, ये करेगा, बाप की जगह ले लेगा, फलां काम करेगा, पैसे लाएगा, वो सारी की सारी चीज। अब होता यह है कि जब बच्चा या बच्ची डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है तो माँ बाप को वहां पे झटका लगता है। अच्छा, माँ बाप अक्सर, ये बहुत दफा एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि माँ बाप सपोर्टिव होने के बावजूद भी उनके अंदर ये चीज मौजूद होती है कि मेरा बेटा या बेटी, ये मैं, क्योंकि मैंने पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा सा काम किया है, कोई 200 फैमिलीज के पेरेंट्स के साथ काम किया, उनके अंदर ये मौजूद होता है कि हमारा बच्चा या बच्ची वैसे नहीं है जैसे दूसरे बच्चे हमारे, ये ठीक नहीं है। और वो फिर वहां पे दूसरे बच्चों की शादियां कर रहे होते हैं, उन बच्चों की शादी के बारे में। और दूसरा, इसके लिए सिर्फ पेरेंट्स ही जिम्मेदार नहीं होते, वो लोग खुद भी जिम्मेदार होते हैं जो इस तरह का। भाई, मसला ये है कि आप अपनी चॉइसेस हैं तो उनको बताएं, कम्युनिकेट करें। आप, ये तो आपका अगर देखें तो हर तरह से एक हक है, कानूनी हक है, समाजी, मजहबी, हर तरह से के हुकूक की तरफ देखें तो उनका राइट है। अगर कोई बंदा या बंदी अच्छी लगती है तो बता दें घर वालों को। अच्छा, अभी मुझे ना लाइव चैट पे ही अभी एक सवाल आया एक बच्ची का, शी इज जस्ट 14 to 15 years old, और ये बच्ची रिसेंटली ब्लाइंड हुई है, पहले ये साइटेड थी, दरख्त पे हिट होने से अच्छा, इसका विजुअल लॉस हुआ है, अभी कुछ ऐसा पहले। तो वो बोलती है राय माशरा है ना, हर तरह की बात करता है, तो वो कहती है अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सर जो है, मेरे सर में सोचने की वजह से वाइब्रेशन से फील होती है, मेरे सर में चक्कर आते हैं और मैं इस ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से मेरा बीपी लो रहने लगा है और मेरा हर चीज से जो है ना वो दिल उचाट होने लगा है। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब मुझे क्या, क्योंकि एकदम मतलब वो उस वर्ड से डार्कनेस वर्ड में आई है, सो शी फील टू मच सिंपैथेटिक। तो वो कह रही है कि सर मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि
आप ये सोचिए कि हम्म, आप वैसे ही इंसान हैं हम्म, जैसे पहले इंसान थे, बिल्कुल। ठीक है? और दूसरा ये है कि आपकी जो सोचें आती है ज़्यादा, हम्म, उन सोचों पे आपने एक तो बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि आप उस ट्रेन जो थॉट्स की ट्रेन है हम्म, उसको स्टॉप करना होता है आपने। कैसे करें? उसको स्टॉप कहें, जब सोचें हम्म, स्टॉप कहें। हम्म, दूसरा काम ये करें कि हल्का-सा वो सख्त रबर बैंड नहीं, हल्का ओके, रबर बैंड बाजू ओके, पे चढ़ा लें हाँ। और जब ऐसी सोच आए तो रबर बैंड को खींचे और छोड़ दें। हाय अल्लाह, तो खींचे, जोर से लगेगा। हल्का सा खींच के छोड़ें ओके, ताकि वो आपको पिंच हो, ओके, ओके। वो हम्म, आपको लगे, उस वक्त आपका हम्म, वो सोचने का पैटर्न टूटे। जो हम्म, जो थॉट्स की ट्रेन है वो रुक जाती है वहां पे। फिर हम्म, वो जब आप रोकेंगे तो वो फिर जब उसके बाद आप उसको बेहतर। सेकंड जो चीज है, इंगेज योर सेल्फ। आप हम्म, अपने आप को मुख्तलिफ चीजों में इंगेज हम्म, करें। हम्म। जो जो एम्प्टी माइंड है, डेवल्स होम होता है अक्सर हम कहते हैं। हाँ, फ्री माइंड इज अ डबल वर्कशॉप। हाँ, तो डेवल वर्कशॉप आप उसको जो शैतान का कारखाना ना बनाए जहाँ पे वो कुछ बनाता रहे, बुनता रहे। हालांकि शैतान जो है वो भी बेचारे को काम नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एक अलग बात है। लेकिन बात यह है कि आपने अपने आप को मसरूफ रखना है, क्रिएटिवली सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है चीज़ों को। और आप थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट करके अपनी लाइफ के डिसीजन लीजिए, कोई मसला नहीं है। चीज़ें जिंदगी में बहुत से लोगों को डिसेबिलिटी होती है और बहुत से लोगों को जो डिफरेंट इम्पेयरमेंट के साथ होते हैं उनकी इम्पेयरमेंट खत्म भी होती है ट्रीटमेंट के जरिए। तो इट्स अ वे ऑफ लिविंग कि इसमें कोई मसला नहीं है। ये एक्सेप्टेंस की बात है। इनिशियली आपका मोबिलिटी का पैटर्न चेंज हुआ होगा, आपको सदमा पहुंचा होगा इनको, तो इस वजह से इनके लिए वो मुश्किल होता है। और बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करें और उसके बाद फिर जो है वो अगर कहीं पे भी अगर आपको लगता है तो, क्योंकि तो फिर आप जो है वो अपने जो है वो चीज़ों को अच्छा और जुल्करनैन इनको इस जी, तरह कीजिएगा जी, कि मैं आपको जो है इनको बता दीजिएगा, जी, जी, मेरा नंबर दे ठीक दीजिएगा, है। तो भी ये कर लीजिएगा ताकि फिर इनको मैं कहीं अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर अच्छा दूंगा। जुल्करनैन, मुझे आपने जो हिट करने वाली बात याद आई, तो लास्ट ईयर मेरे पास एक केस आया। एक मतलब बच्ची जो है, वो अपनी इन चीजों से बाहर निकलने के लिए ना वो अपने आप को बाइट करती थी, ठीक है, और सम टाइम उसने अपने आप को छुरियों से भी किया, और मतलब टांग पे। नहीं तो वो ये थोड़ा सा बच्चों को बताएं कि ऐसी हरकत नहीं भी नहीं नहीं ऐसा करनी। नहीं करना, क्योंकि ये हाँ। साइकोलॉजिकली देखिए एक बुनियादी उसूल है जो आपने याद रखना है। बहुत थंब रूल है, अगर मैं कहूँ बहुत, सबसे पहले डोंट हार्म योरसेल्फ। अपने आप को डोंट, तकलीफ ना दे। हाँ। अपने आप को तकलीफ नहीं देनी। डोंट हार्म अदर्स, हम्म, दूसरे को तकलीफ नहीं देनी। हम्म, अपने आप को जहनी, जज्बाती या जिस्मानी तीनों तरह की या समाजी तीनों तरह की तकलीफ नहीं देनी। दूसरे को भी इसी तरह से जहनी, समाजी या जिस्मानी तकलीफ नहीं देनी। और डोंट ब्रेक थिंग्स, चीजें नहीं तोड़नी फोड़नी। यस। ये 3 रूल है जो कि आपने याद रखना है। ये 3 चीजें आपको नहीं करनी है किसी भी सूरत में। अच्छा, एक सवाल ये है कि हमारे यहाँ माशरे में ये होता है कि जैसे सुनते हैं ना कि जी आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास, लोग कहते हैं कि क्या मतलब मैं पागल हूँ, मैं साइको हूँ। अगर आप किसी को प्यार मजाक में भी कहते हैं वो साइको, तो वो इतना वो उस पर एग्रेशन शो करता है कि मुझे पागल हूँ, मैं कोई पागल हूँ। लोग बच्चे मजाक में भी कहते हैं ना मैं कोई पागल हूँ, और फिर वो शर्माने लग जाते हैं कि ये जैसे कोई बहुत बुरी बात है। तो ये बताएं कि ये क्यों हमारे माशरे में, आप लोगों को बताएं कि साइकोलॉजिस्ट भी तो एक हमारा अच्छा दोस्त होता है ना, उसका कोई मकसद हमें को देखिए पागल करार देना तो नहीं देखिए होता। सबसे पहले जब आपको नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, पेट में दर्द, हार्ट का इशू, ब्लड प्रेशर, शुगर, सारी चीजें होती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। डॉक्टर के पास नहीं जाते, लाइफ एट रिस्क आ जाती है। ठीक है, जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे तो आपकी इमोशनल, मेंटल लाइफ एट रिस्क आ जाती है, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ एट रिस्क आ जाती है, जो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करने लग पड़ती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में कोई बुरी बात नहीं होती। तो आप ये बताएं, सॉरी जी जी कौन जी। और दूसरा ये है कि आप हमेशा अपने आप को ये ध्यान में रखिए कि कभी भी किसी शख्स को जब हम लेबल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उस चीज़ का रिवाज नहीं है। मसला ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट का लोग समझते नहीं है साइकोलॉजिस्ट होता क्या है। बुनियादी तौर पे साइकोलॉजिस्ट होता है वो शख्स
जो आपकी बातों के तरीका इलाज से आपका इलाज करता है। वो आपकी बात सुनता है, आपका कैथारसिस कराता है, आपके फीलिंग्स और इमोशन को चैनलाइज करने का तरीका बताता है, आपकी थॉट्स को चैनलाइज करता है, आपके डीपर एक्सपीरियंस को रिलीव कराता है उन सेशंस के दौरान। ये सारे काम करता है। वो स्किलफुल होता है, उसके पास वो स्किल्स होते हैं और उस तरीके से वो ये सारा काम कर रहा होता है। अब आपको जब हम इस तरह से लेबल करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि दूसरे को टीज करना एक कोई बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ लोग बुली करने को बुरा नहीं समझते, उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता कि बुली करना क्या होता है। दूसरे का मजाक उड़ाना या इस तरह से तज़हीक करना, ये क्योंकि ये जनरली हम जो बस ये समाज हम जो कहते हैं ना कि हम बहुत ये हैं, बहुत सारे अपने आप को लेबल करते हैं, हम फला हैं, हम फला हैं, फिर हम बहुत सारे जजमेंट्स भी पास करते हैं लोगों के ऊपर। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, एक बहुत पैटर्न देखने में आता है कि मसलन कुछ लोग जो कि उनकी तरह नहीं होते, उनके लिए लेबल करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है चीज़ें क्वेश्चन करने लग पड़ते हैं, उनके रहन सहन पे, सोचने पे, बिलीफ पे, उस पे। ये सारी चीज़ें ये इंसान की खूबसूरती होती है। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, दूसरे इंसानों को मुकम्मल इंसान के तौर पे देखना चाहिए। तो ये नहीं होता कि जिसके नतीजे में जब किसी शख्स को मसला होता है, ये वो सोच है कि जब ऐसी इस सोच का अगर मैं एक्सट्रीम एग्जांपल बताऊं तो जब कोई शख्स गिर जाता है, जनरली आपने देखा होगा लोग वीडियो बना रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। एग्जैक्टली। आप उस शख्स को पकड़ के उठा भी तो सकते हैं। यस। मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि आप एक बंदे को गाड़ी देते हैं, दो बंदों को गाड़ी देते हैं, एक बंदा जाके किसी जरूरतमंद की मदद करता है, किसी मरीज को उठा के अस्पताल पहुंचा देता है, दूसरा बंदा गाड़ी के नीचे लोगों को दे देता है। फर्क तो देखिए कि गाड़ी तो वही है, गाड़ी तो वही है ना। अब ये दो लोगों का परसेप्शन है कि वो किस तरह से मैंने चला रहे हैं उसको। तो ये आपकी जो लाइफ होती है ना, इसकी ड्राइविंग सीट पे आप खुद होने चाहिए, इसके स्टीयरिंग और गियर्स का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। दूसरे की सोच को या दूसरे की बातों को आप उनको वो कंट्रोल ना दें। जब आप दूसरों को कंट्रोल देते हैं, फिर दूसरे आपके वो बातें करते हैं जिससे आप तंग होने लग पड़ते हैं। अच्छा, वेल सवाल तो बहुत सारे, लेकिन बस मैं इनको सम अप करूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट हम आपका काफी टाइम ले चुके हैं। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इसको मैं मर्ज कर रही हूँ 3-4 सवालों को। इसमें यह है कि हमारे मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं इस टाइम पे BS साइकोलॉजी या MS साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी उनको ये बताया जाए कि क्या फी चार्ज होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए और क्या चीज ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे मतलब, और समटाइम ऐसा होता है कि मतलब एक साइकोलॉजिस्ट जो है ना, खुद उसको एक थेरेपिस्ट की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो उस चीज को कैसे कॉप अप किया जाए? अगर आपने खुद आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, समटाइम आपको भी एक थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती होगी, ठीक है। हर दुनिया में हर अच्छा थेरेपिस्ट आप नहीं बन सकते जब आपको थेरेपी में से ना गुजरे। पहली बात तो ये है, क्योंकि आपको अपने चीजों का, अपने इश्यूज का नहीं पता चलता जब तक आप थेरेपी में से नहीं गुजरते। तो फिर किसके पास जाना चाहिए हमें? बिल्कुल जाना चाहिए, बुरी बात नहीं है। कोई ये तो नहीं कहेगा कि आप खुद साइकोलॉजिस्ट हैं और आप क्यों किसी के पास जा रहे हैं थेरेपी के लिए? सबसे पहली बात ये है कि आपको थेरेपी की टेक्निक्स वहां से पता चलेंगी। ओके, कुछ सीखने को मिलेगा, समथिंग न्यू। हाँ, दूसरा ये कि आप अपनी जात के साथ ट्रैवल करेंगे अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों के ऊपर, अपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस जो कि आपने कभी रिलीव नहीं किया, उसके साथ रिलीव करेंगे। आपके अपने अंदर अपने हवाले से एक्सेप्टेंस आएगी, इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल जाना चाहिए। हर अच्छे थेरेपिस्ट को खुद थेरेपी की जरूरत, थेरेपी में से गुजरना चाहिए। डॉक्टर भी तो डॉक्टर के पास जाता है ना। ये तो नेचुरल सा फिनोमेना है। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि मेरे पास आ गया ये, तो ये खुद किस किस्म का डॉक्टर है? जिंदगी लोगों के कहने से नहीं जीनी चाहिए, अपनी मर्जी के मुताबिक जीनी चाहिए। लोग तो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं।
एक बाप और बेटा थे, वो दोनों गधा लेके जा रहे थे। यस तो हुआ ये कि लोगों ने कहा देखो सवारी के होते हुए भी ये दोनों पागल वॉक कर रहे हैं। फिर दोनों ने कहा कि नहीं, बाप बैठ गया, लोगों ने बाप को ताना करना शुरू कर दिया। फिर बेटा बैठ गया, बेटे को ताना करना शुरू, दोनों बैठ गए। उन्होंने कहा बेचारे मासूम जानवर के ऊपर बैठ गए। देखिए आपको जिंदगी की ये फ्लाइट या इसकी कंट्रोल जो है वो आपके अपने हाथ पे होने चाहिए। जब आपके अपने हाथ में नहीं होते, दूसरों के हाथ में होते हैं, तो आपके लिए ये चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, और दूसरा मैंने आपका इसी का ही सवाल का हिस्सा पूछा था कि हमारे जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, तो किस तरह से अपनी जर्नी का मतलब वो स्टार्ट लें कि लोग उनको भी उसी तरह से पे करें जैसे बाकी लोगों को करते हैं। तो क्या टेक्निक्स हैं या क्या ट्रिक्स हैं जो आप इनको देना चाहेंगे कि एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकें? मतलब एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट सिर्फ एक गुड लिसनर तो नहीं होता ना, उस बेचारे के अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए। देखिए अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? यस। तो अब बात ये है कि पैसे लेना कोई बुरी बात नहीं होती। और कोई ना दे तो क्या करें? कहो यार दे दो, इतने पैसे पकड़ लो। नहीं, सबसे पहली बात ये है कि आप सेशन स्टार्ट करने से पहले पैसे लें। ओके, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ले। पैसे लेना कोई बुरी बात नहीं होती। आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पैसे लें, बिल्कुल। सेशन स्टार्ट करने से पहले पैसे लें। एक क्या स्टार्टिंग फी क्या ले रखनी चाहिए इनको स्टैंडर्ड? ये कल्चर टू कल्चर, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ओके, क्योंकि बैक इन 2007-8 9 में उस वक्त जब मैं थेरेपी का मैं 5,000 भी लेता था, 7,000 भी लेता था, 10,000 भी लेता था। मतलब इट डिपेंड्स के आप किस एरिया में है ना, ये भी तो नहीं, ये जरूरी नहीं है। मुझे पता है कि अगर मेरा नॉन अफोर्डिंग क्लाइंट है मैं उसे 500 रुपए भी फी ले लेता था, कोई मसला नहीं। यानी कि आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपने अंदर। हाँ, वो स्लाइडिंग स्केल रखना है। लेकिन ये ना हो कि 50 रुपए या 100 रुपए ले रहे हो, ऐसा नहीं करना। जब तक अगला आपको पैसे नहीं देगा, उसको सेशन की वर्थ का नहीं अंदाजा होगा। अच्छा, वही चीज है कि सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं लास्ट क्वेश्चन में भी 3-4 सवाल मर्ज करूंगी। मुझे ये बताएं कि आपका मतलब साइकोलॉजी के, जैसे मैंने बहुत सारे, जब हमने भी इंटरनेशनल कुछ कोर्सेज किए थे, तो मैंने जो सीखा था, तो उसमें हम थ्रू गेम्स के थ्रू और एनिमेटेड कार्टून्स के थ्रू या इस तरह से मतलब स्टोरीज के थ्रू जो है ना, हम लोगों की वो करते थे, या पिक्चर्स के थ्रू जो है हम लोग जज करते थे कि इसको क्या मसला चल रहा है ना। तो ये बताएं कि डिफरेंट थेरेपीज हैं, तो आपकी क्या मतलब वो तरीकाकार है कि क्या है और कितना टाइम लगता है एक इंसान को हेल्दी लाइफ की तरफ जाने में? सबसे पहली बात ये जो आपने क्वेश्चन पूछा पहला, वो साइकोमेट्री या टेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट पिक्चर बिल्कुल परसेप्शन टेस्ट उसको कहते हैं। एक रोशा होता है, उसके अलावा स्टोरी वो आपको हीरो आइडेंटिफाई करना होता है। ये बेसिकली टेस्टिंग टूल है। ठीक है, PF16 हो गया, वेस्क हो गया, वेस हो गया, जब MMI हो गया, उसके अलावा आप BGT हो गया, ये सारे टेस्ट होते हैं। ये थेरेपी नहीं होती। ये आप जो है वो मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन के लिए आपको कुछ जरूरत है तो वो आपने इनिशियली करने होते हैं, उसकी फी अलग होती है। ओके, यानी कि वो एक अलग फी है। मतलब उसके स्पेशलिस्ट अलग होते हैं? नहीं, वो साइकोलॉजिस्ट ही होता है, लेकिन हर साइकोलॉजिस्ट को वो आते हैं, देखना होता है, डिपेंड्स ऑन वो कौन सी। और साइकोलॉजी का डिप्लोमा करने के बाद वो साइकोलॉजी करना इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी बात ये, थेरेपी जो बातचीत के जरिए, बातों के जरिए तरीका इलाज है, या बातों के जरिए जो इलाज किया जाता है, वो जो है वो इट डिपेंड्स। जिस तरह CBT है, सोच के बर्ताव का तरीका इलाज जिसको कहते हैं, वो तरीका इलाज जो है वो आप 6 से लेकर 12 सेशन तक भी होते हैं। अच्छा, जबकि तहलील नफ्सी जिसको साइको एनालिसिस कहते हैं, वो 4 साल का भी होता है, 6 साल का भी होता है। इसी तरह से कालराजर का जो तरीका इलाज है वो भी वेरी करता है। और आपको आपके जो क्लाइंट है उसको देखते हुए उसके मसले के मुताबिक, और ये जरूरी नहीं है कि आप हर शख्स को सारे तरीका इलाज आते हो कि किसी में एक्सपर्टी होती है, किसी में एक्सपर्टी होती है। दिल का डॉक्टर जो है वो कैंसर का इलाज नहीं कर सकता, कैंसर का डॉक्टर जो है वो आंखों का इलाज नहीं कर सकता, और गुर्दे का डॉक्टर जो है वो पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से जो है वो
हर साइकोलॉजिस्ट के डिफरेंट एरियाज होते हैं, ओके एरिया ऑफ एक्सपर्टी होती है, तो उसके हम्म मुताबिक वो जो है वो इलाज कर रहे होते हैं। अच्छा मेरा ये लास्ट क्वेश्चन का ही लास्ट पार्ट एक सवाल है जी जी बताएं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली क्या हाल है? मेरा सर बहुत दर्द करता है। ये मैंने बताया दर्द ये हो गया जी ये वाला हो गया अच्छा जी अब ये है कि मतलब मैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ ही मतलब मैं इसका हमारा तो वो सब है जैसे क्वेश्चन पेपर के नीचे कुछ पार्ट्स नहीं होते हैं आपके साथ तो ऐसे ही हो गया अच्छा लोग आपसे बात करना चाहें आपका कोई फोन नंबर या आपसे कुछ थेरेपी करवाना चाहें मतलब काउंसलिंग हाँ, वगैरह हाँ, करना हाँ। चाहें या पीएफपी के बिहाफ पे लोग आपसे मिलें तो कोई फी कंसेशन या कुछ इस तरह से कुछ आप नंबर देना बहुत चाहिए अच्छा। आपके जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आप उनको बिल्कुल हमारे साथ कनेक्ट करा सकते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। नंबर आपका दे सकते हैं हम आप बिल्कुल मेरा नंबर दे सकते हैं, मेरा ईमेल दे सकते हैं, ठीक है और हम इनका सर का पूछ भी लेंगे और आप एक दफा ऑन एयर भी सर अपना ईमेल और नंबर बता दें प्लीज नाम बताएं ओके अच्छा चलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी अच्छा जैसे कुछ साइटेड लोग भी हैं वो आपसे कुछ अपने मतलब ये सेशन लेना चाह रहे हैं काउंसलिंग के तो क्या आप उनको काउंसलिंग देते हैं देखिए ऑनलाइन या ऐसा हम कुछ रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, होता ही है कि मेरे जब इतनी सारी चीजें मैं कर रहा होता हूँ तो जाहिर है कि ये वो काम है जिसमें कि बहुत आप सारा खुद नहीं कर रहे होते इस टाइम वो फिर मैं जो है वो डिफरेंट लोगों को जाहिर है कि हाँ। आप एक लेवल तक वो काम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं चीजें, जो है वो दूसरे रोल्स में चले जाते हैं, तो दैट्स द रीजन कि और अगर पीएफपी के बिहाफ पे कोई आपके पास आए तो फी कंसेशन क्या देंगे आप देखिए अगर पूल बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो उसमें फिर जो है वो डेफिनेटली उनके साथ जो है वो हम स्पोर्ट्स ग्रुप या डिफरेंट चीजें जो है वो रन कर सकते हैं। 10-12 लोगों का ग्रुप हो या मेन स्ट्रीम के अगर लोग हों, वो इस तरह से कुछ लोग हों तो उनके साथ हम स्पोर्ट्स ग्रुप कर सकते हैं या डिफरेंट चीजें की जा सकती हैं। और ये जरूरी है कि अगर वो ज़ाहिर है कि पीएफएफबी के उस पे आएंगे तो हम उनके फी तो उनको देनी होगी, ये तो नहीं फी हो देनी सकती। होगी हाँ, कि फी मतलब तो कोई 50% कोई डिस्काउंट या ऐसा हाँ 60% देंगे, 40% डिस्काउंट हो सकता है। अच्छा 40% हाँ, डिस्काउंट हाँ। देंगे ठीक है इससे आप देखिए कि लेट्स सपोज अगर वो उस तरह से है कि बिल्कुल वो तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना ले ऑफ हाँ, नहीं हो सकता वो हाँ। थेरेपी की जो है वो उस तरह से वो उसका इफेक्टिवनेस ही नहीं रहती अगर फी के बगैर हो। बिल्कुल क्योंकि जिसको पता होगा कि भी मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं भी मतलब फुल ऑफ मोटिवेशन से दूसरा भाई करता है देखिए जब आप पैसे देते हैं ना, मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप जब सरकारी डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेते हैं तो कहते हैं 2 रुपए की पर्ची पे दवाई ली है, पता नहीं क्या असर करेगी कि नहीं करेगी। वही दवाई जब आप देते हैं जाते हैं 3,000 4,000 रुपए डॉक्टर बहुत जबरदस्त था, चाहे सरकारी अस्पताल वाले डॉक्टर ने आपको ज्यादा अच्छी दवाई डायग्नोज किया हो तो वो आपको पैसे की अहमियत तो होती है। अच्छा देखिए जो इतने बड़े बड़े हमारे स्पेशलिस्ट जो सुबह बेचारे निरम में या पेप से बैठते हैं लोग उनको पूछते नहीं है, रात को 12 बजे उनकी क्लिनिक पे 4,000 फीस देके जरूर चेक करवाने जाएंगे। yes, कहते हैं जी डॉक्टर साहब आपने उधर ज्यादा तवज्जो से देखा है। हाँ, सो वेल मतलब ये हमारा सेशन था और मैंने आपसे क्या कहा था कि सिंपली आप लोग ये कहेंगे कि वाओ दैट वाज अमेजिंग सेशन। सो वेल हम जुल्फिकार से जो है वो लास्ट मैसेज भी लेंगे जितने भी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा सुविनियर, ये छोटा सा भाई स्माइली है हमारी तरफ से, ये इमोजी है इसी पर स्माइल बना हुआ है, ये हमारे ब्लाइंड बच्चे ही बनाते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी वजह से हमारे चेहरों पे स्माइल आई है, आपके चेहरे पे भी बहुत बड़ी स्माइल आ जाए जब हमें देखें। थैंक यू, ये बहुत इम्पोर्टेंट, थैंक यू सो मच। अब हम चाहेंगे कि एक लास्ट मैसेज जो है आप हमारे तमाम साइटेड और विजिलेंट सबको दें एक मैसेज। सबसे पहले कि आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि हर शख्स का डिफरेंस होता है, डाइवर्सिटी, ह्यूमन डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस कीजिए। डिसेबिलिटी है या नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को वैल्यू कीजिए, बहसियत इंसान जानिए। कोई शख्स डिसेबिलिटी के साथ है वो भी वैसा इंसान है जैसा बाकी है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाजी सलूक घर से शुरू होता है। आपके डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों की तरह ही अहम बच्चे हैं, वो कोई ना खुसूसी है और ना कोई इंस्पिरेशन है और ना गुनाह की सजा है, ना कोई आजमाइश है, वो आपके बच्चे हैं और वो वैसे ही इंसान है जैसे दूसरे आपके जैसे ही हैं। थैंक यू।
वेल कितना खूबसूरत सेशन दिया, और वाकई जो लोग जो हैं किसी के साथ भी एक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये याद रखिएगा कि किसी भी टाइम किसी पे भी वो वक्त आ सकता है, क्योंकि अगर हम रेशो देख रहे हैं तो 40 to 60% लोग जो हैं बाद में माजूर हो जाते हैं, बाद में डिसेबल हो जाते हैं। और हमने भी ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको एक्सटर्नल डिसेबिलिटी है और बहुत सारे लोगों को इंटरनल डिसेबिलिटी है, लेकिन वही बात है कि कोई भी माजूरी जो होती है वो इंसान के जिस्म में नहीं होती, उसके दिमाग में होती है। आप निकाल के बाहर फेंक दे तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। तो वेल एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को, अपने दोस्त बनिए, अपने रिलेशन को हेल्दी बनाइए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट फैलाते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे गेस्ट कॉर्नर में, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।